नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सुबह 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत रात की बड़ी खबर से। संसद कांड का 5वां आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। मास्टरमाइंड ललित झा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर करने गया था ललित झा। संसद कांड का वीडियो ललित झा ने एक एनजीओ को भेजा था और ललित झा, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस पूरे कांड का, उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कर्तव्य पथ थाने में यह खुद सरेंडर करने पहुंचा जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि संसद कांड का पूरा वीडियो इसने एक एनजीओ को भेजा था। इस घटना के फौरन बाद जो आरोपी थे उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी ललित झा को दिया था। यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है। 13 दिसंबर को देश की संसद के भीतर जो कुछ हुआ उसने सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े नहीं किए। घटना के बाद कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो देश के आम नागरिक के जहन में कौंध रहे हैं। सवाल यह कि अगर आरोपी सिर्फ सरकार तक अपनी आवाज ही पहुंचाना चाहते थे तो इतनी बड़ी साजिश रचने की ही जरूरत क्यों पड़ी? चारों आरोपी देश के अलग अलग कोनों से ताल्लुक रखते हैं, फिर ये आपस में कैसे जुड़े? साजिश कहां रची गई? इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? 13 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई? देश की संसद के भीतर ये छलांग अचानक नहीं लगाई गई थी। इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। सदन के भीतर उड़ते इस हरे और पीले रंग के धुएं के पीछे मास्टरमाइंड का दिमाग काम कर रहा था। लखनऊ से लेकर मैसूर तक और हिसार से लेकर महाराष्ट्र के लातूर तक के अलग अलग किरदारों को गुरुग्राम के इस ठिकाने तक लेकर आया गया था। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन जिस तरह हड़कंप मचाया गया, देश को दहलाया गया, उस तस्वीर के हर हिस्से के पीछे साजिश का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो। तानाशाही बंद करो। तानाशाही। हर किरदार की कुंडली सामने आएगी। आइए सबसे पहले आप लोगों को इस सवाल का जवाब बता देते हैं कि इस साजिश में शामिल तमाम लोग एक दूसरे से मिले कैसे साथ आए, इन सभी को साथ लाने वाला कौन था? संसद कांड के तमाम आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये सब भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 1.5 साल पहले सारे आरोपी मैसूर में मिले थे। 9 महीने बाद सारे आरोपी एक दूसरे से दोबारा मिले और तब संसद पर स्मोक अटैक की ये योजना बनाई गई थी। तस्वीरें मार्च महीने के बजट सत्र की है, जब संसद की कार्यवाही सामान्य तरीके से चल रही थी। लेकिन 9 महीने पहले चल रहे बजट सत्र में ही साजिश के लिए रेकी की जा रही है, ये कोई नहीं जानता था। बजट सत्र के दौरान मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली आया था और उसने संसद भवन के भीतर की पूरी रेकी की थी। और इस दौरान उसने ये नोटिस किया था, जो जूतों की जांच पड़ताल होती है तो वो ठीक से नहीं होती, और यही उसके लिए अवसर बन गया। इसीलिए आरोपी स्मोक अटैक करने वाले ऐसे स्प्रे अपने जूतों में छिपा कर लाए थे। हालांकि जिस वक्त आरोपियों ने रेकी की उस वक्त पुरानी संसद में ही कार्यवाही हो रही थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा की पूरी प्रक्रिया और कहां सेंध लगानी है इसका पता चल चुका था। अब सवाल यह है कि 9 महीने पहले ही आरोपी रेकी कर चुके थे, उसके बाद क्या हुआ? कौन कब कैसे दिल्ली पहुंचा और कहां इकट्ठा हुआ? कैसे इस बात का फैसला हुआ कि कौन सदन के भीतर छलांग लगाएगा
कौन बाहर नारेबाजी करेगा? जवाब के लिए आप सबसे पहले गुरुग्राम से आई तस्वीर देखिए। ये गुरुग्राम की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का कोई आम घर नहीं है। ये वो घर है जहां संसद कांड की पूरी प्लानिंग की गई थी। 10 दिसंबर की रात आरोपी इसी घर में जमा हुए थे। एक एक करके तमाम आरोपी पहले दिल्ली पहुंचे और फिर गुरुग्राम में विक्की के घर जमा हुए थे। विक्की के ही घर पर मौजूद है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गुरुग्राम का ये सेक्टर 7 का ये उसका घर है और यहीं पर वो अपने परिवार के साथ रहता है। जो जानकारी निकल कर आई है, इस पूरी घटना की जो प्लानिंग है वो इसी घर के अंदर ही हुई है और सभी जो आरोपी हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस घर पर लगातार बीते कई दिनों से यहाँ पर आ रहे थे और इस पूरी घटना को कैसे अंजाम देना है, कैसे संसद भवन के अंदर प्रवेश करना है, कैसे वहाँ पर जो फायर क्रैकर है उसे फोड़ना है और किस तरह से वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देना है। इस पूरी घटना की जो प्लानिंग है एक एक उसको पूरी तरह से यहीं पर प्लान किया गया। 40 साल के विक्की और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एबीपी न्यूज ने जब विक्की के पड़ोसियों से उसके बारे में बात की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कुछ नहीं करता, कभी सिक्योरिटी गार्ड में कर लिया, कभी ड्राइवरी कर ली, ऐसे ही करता रहता। जब दारू का जुगाड़ हो जाए वैसे ऐसे काम करता है। ये काम तो इसका कोई खास कुछ करता नहीं रहा और ये दारू का आदी था। दारू पीता था, दारू पी के घर में झगड़ा करना, ये करना इसका नेचर थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं लगता था कि ये किसी इस एक्टिविटी में शामिल हो सकता है। पूछताछ में पता चला है कि ललित झा ही मास्टरमाइंड हो सकता है। उसी के कहने पर 13 दिसंबर की तारीख तय हुई और उसी ने कलर अटैक का वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाला। ये ललित की व्हाट्सएप चैट का वो हिस्सा है जिसमें वो वीडियो को सर्कुलेट करने के लिए कह रहा है। ललित झा जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था पार्लियामेंट के बाहर ही मौजूद था और अपने मोबाइल से जो प्रदर्शनकारी है उनकी वीडियो बना रहा था। पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो उनको पता चला कि ललित झा ने वो जो वीडियो है तुरंत एक एनजीओ को भेजा और उसके बाद ये बात भी लिखी कि देखिए आप जो मीडिया की कवरेज है वो इस घटना को लेकर देखिए और साथ ही इस वीडियो को सेफ रखने के लिए कहा। आप देखिए इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ यहीं पर आकर इन 6 लोगों पर नहीं रुकती है, इसका कनेक्शन कहीं आगे जाकर भी है। गुरुग्राम में विक्की के इसी घर में सारी प्लानिंग हुई। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला अमोल कलर वाला कैंडल लेकर पहुंचा था। 13 दिसंबर की सुबह 9 बजे महादेव रोड से संसद में एंट्री वाला पास कलेक्ट किया गया। इसके बाद सारे लोग इंडिया गेट पर मिले और एक दूसरे को कलर वाला कैंडल बांटा। दोपहर करीब 12 बजे दोनों आरोपी सागर और मनोरंजन संसद के भीतर दाखिल हुए और सदन के भीतर जाने के करीब 1 घंटे बाद सामने आई ये तस्वीर जब दोपहर 1:01 पर लखनऊ का रहने वाला सागर सांसदों की बेंच पर छलांग लगा रहा था। संसद के भीतर दर्शक दीर्घा से छलांग लगाने वाला सागर शर्मा 10वीं पास है और लखनऊ में ई रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालता है। एबीपी न्यूज जब लखनऊ में सागर के घर पहुंचा तो वहां आसपास रहने वालों ने एक सुर में यही कहा कि सागर ऐसा कर सकता है, यकीन नहीं होता। ये लखनऊ का रहने वाला वो सागर शर्मा है जिसने पूरे 12 फीट की ऊंचाई से सदन के भीतर छलांग लगाई थी। सागर शर्मा संसद कांड को अंजाम देने वाला सबसे पहला किरदार है। तस्वीरें देखकर लगा कि कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन जब एबीपी न्यूज लखनऊ में सागर के घर के बाहर पहुंचा तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। साधारण सा घर, बीमार माँ और पेट भरने के लिए 2 वक्त की जद्दोजहद। एक नॉर्मल लड़का, मतलब हम लोग ज़्यादा वैसे इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बस यहाँ दूध लेने आना हुआ करता था तो देखते थे, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं स्वरूप की कुछ ऐसा होगा। लड़का यहाँ टेम्पू चलाता रहे भैया, पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच गया। दोस्त यारों में तो रहता है, तो सबके संगे रहता है, लेकिन भैया ऐसे हम लोग देखे नहीं कभी। सागर की छोटी बहन से बात की गई तो उसने बताया कि उसका भाई लखनऊ से पहले बेंगलुरु में था और यहाँ पर 3 महीना पहले उसने ई रिक्शा चलाना शुरू किया। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने जब सागर के पड़ोसियों से उसके आचार व्यवहार के बारे में पूछा तो हर कोई उसका मुरीद दिखाई पड़ा।
और उसकी माँ तो 2 साल से बिल्कुल बेड पे ही थी, अब सही हुई है। तकलीफ थी उनको? उसको कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था। हाँ, बहुत ज़्यादा बीमार थी वो। मतलब घर आर्थिक रूप से बड़ा टूटा हुआ था, बड़ी पैसे की बड़ी जरूरत थी उनको। बहुत ज़रूरत, यानी ज़रूरत क्या, वो बेचारा कमा रहा, दिन रात कमा रहा, ऑटो रिक्शा चला रहा है। और बाप भी कभी मिलता काम, कभी नहीं मिलता। तो आप घर की स्थिति से ही पहचान जाओगे कि वो कितनी परेशानी में रहे। सागर घर से बताकर गया था कि दिल्ली में एक प्रदर्शन के लिए जा रहा है। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल है, जो बस यही कह रही है कि उसके बेटे को किसी ने फंसाया है। हमारे बच्चे को फंसाया गया है। वो हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा। वो मेरा बच्चा निर्दोष है, बिल्कुल उसको फंसाया गया है। सागर शर्मा की फेसबुक पोस्ट भी सामने आई है। उसने लिखा था, मेरा सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा, आया हूँ दुनिया में तो कुछ करके मरूंगा। सोशल मीडिया पर सागर भारत के नाम से पोस्ट लिखता था। उसके फेसबुक पर 2 अकाउंट थे, लेकिन पिछले कई महीनों से सागर बिल्कुल एक्टिव नहीं था। संसद के भीतर छलांग लगाते और अपने जूते से स्मोक कलर का अटैक करते हुए तस्वीरों में सिर्फ सागर को देखा गया था, जबकि सागर के साथ मनोरंजन भी मौजूद था। मनोरंजन संसद कांड का दूसरा किरदार है। मनोरंजन ने ही संसद सुरक्षा की रेकी की थी। मनोरंजन रेकी के लिए बेंगलुरु से दिल्ली आया था। घटना के बाद मनोरंजन के पिता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। संसद के अंदर की तस्वीरों के बाद एक तस्वीर संसद के बाहर से आई। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। ये संसद वाली साजिश की किरदार नंबर 3 है। नाम है नीलम। नीलम का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो वायरल हो गया। हर कोई नीलम की कहानी जानने के लिए उत्सुक हो गया। ये तानाशाही नहीं चलेगी। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नीलम की उम्र 42 साल है। वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही थी। नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है और पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ वो एमएड, एमफिल और नेट सीटेट परीक्षा भी क्वालिफाई कर चुकी है। ये नीलम का वो प्रोफाइल है जिसे पढ़कर अच्छों के होश उड़ गए। और ये सवाल खड़ा हुआ कि 42 साल की इतनी पढ़ी लिखी महिला ने आखिर कानून तोड़ने का काम क्यों किया। जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज सीधे दिल्ली से नीलम के गांव हरियाणा के जींद पहुंचा। जींद में हमारी मुलाकात सबसे पहले नीलम की मां से हुई। नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा था, अपने बहुत परेशान रख दी अपना उसका। फिर भी इसके छोटे भाई हैं, इसका पापा है, मैं बेटी नौकरी मिल जाएगी कि नहीं, परेशानी ना गात में करया कर। वहाँ तो पेपर दे कांदी रोटी भी खावत। मां ने बताया कि नीलम शुरू से ही पढ़ने में तेज थी और पिछले कई सालों से नीलम आईएएस की तैयारी कर रही थी। नीलम के पास तमाम डिग्रियां हैं, छोटा सा घर किताबों से पटा पड़ा है, लेकिन नीलम को नौकरी नहीं मिली। लंबे वक्त से रोजगार नहीं मिला था और इसी वजह से ये देखिए किताबें, चूंकि जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो ये किताबें मुझे दिखा रही थी। क्या कह रही थी आप? न बोली माँ, मैं रोजगार तो बहुत परेशान हूँ, मारे घर के मन न्यू लगे मैं बोझ हूँ। बीए उसने उड़द करी है, फिर वह गई कुलछत्तर, एमए उड़द करी है, बीएड उसने जम्मू तक करी है। बस वो नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा था, उससे परेशान थी। परिवार के मुताबिक नीलम भगत सिंह की विचारधारा से प्रभावित है और परिवार संसद में स्मोक अटैक की वजह बेरोजगारी को बता रहा है। सबसे पहले तो उसका भाई भी होने से पहले मैं भारतीय हूँ। जो इन्होंने ये किया है वो गलत किया है, जो हरकत की है उन्होंने ये गलत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस मुद्दे पे आवाज़ उठाई है वो आवाज़ सही उठाई है, लेकिन उनका तरीका गलत था। अब आप एक बताओ, इतने पढ़ने लिखने के बाद भी अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो। नीलम की रिहाई के लिए अब खाप पंचायत भी सामने आ गई है।
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद महाकाल की पूजा करने के लिए गए थे। पूजा करने के बाद तुरंत उज्जैन से लौट गए, लेकिन साथ में मिथक से जुड़े कई सवाल छोड़ गए। शरीर पर भगवा कपड़ा, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष, मंत्रोच्चार के बीच महाकाल का अभिषेक करते ये मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, जो सत्ता की शपथ लेने के बाद महाकाल के दरबार में अखंड आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। महाकाल के अनन्य भक्तों में से एक डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा की साधना की। सूबे का सरकार बनने के बाद कार्यभार संभालने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव महाकाल की चौखट पर पहुंचे थे। गर्भगृह में बैठकर पूजा करने के बाद मोहन यादव तुरंत भोपाल लौट गए, जबकि मंदिर से चंद किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, परिवार है, लेकिन वो रात में उनसे मिलने नहीं गए। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि मोहन यादव के उज्जैन में रात नहीं बिताने के पीछे क्या वजह थी। क्या कैबिनेट बैठक के लिए भोपाल चले गए या कुछ और वजह थी? क्या महाकाल की नगरी में रात को कभी नहीं ठहरेंगे सीएम मोहन यादव? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। असल में इसके पीछे बहुत बड़ा मिथक है, और ये मिथक महाकाल की नगरी को लेकर है। कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में सिर्फ एक ही राजा होता है, और वो है खुद महाकाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 17 साल तक सत्ता में रहे। अक्सर उज्जैन आते जाते रहे। 25 नवंबर को पूरे परिवार के साथ शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर पहुंचे थे। वो रात की आरती में भी शामिल हुए। रात 11:30 बजे तक शिवराज मंदिर परिसर में थे, लेकिन 12 बजने से पहले वो उज्जैन की सीमा से बाहर निकल गए। यहाँ तक कि सिंधिया राज परिवार का कोई भी सदस्य उज्जैन में नहीं रुकता। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 3 राज्यों में विराट विजय के बाद भरी संसद में जो आत्मविश्वास आकार ले रहा था भगवा पार्टी के सांसदों का, जिस चुनावी युद्ध को जीतकर 6 दशकों का सियासी रिकॉर्ड ध्वस्त कर नई लकीर खींचने के लिए बेकरार है बीजेपी, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी रेडी। सत्ता में सशक्त वापसी के लिए भगवा पार्टी के सबसे बड़े नेता ने तैयारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर बीजेपी के तमाम नेता 2024 के चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ चुके हैं। ये हम हर काम को बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत चुस्त होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, और इस चुनाव में भी हम अति आत्मविश्वास के साथ नहीं, लेकिन पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी परिश्रम के साथ इस काम को करेंगे। और सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, जनता भी आतुर है, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर वर्ग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। तो हम लोग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव कब है, ये उन लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है जो केवल चुनाव के समय में ही जनता के बीच में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव जा रही है, सबसे मिल रहे हैं। अभी आप देखिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम कितना सफल रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए, लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता रहता है जनता के बीच में। तो यहीं से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार समय से पहले लोकसभा का चुनाव होगा? 2024 जीतने के लिए बीजेपी का मोदी प्लान क्या है? कैसे 118 दिन पहले बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है? पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव में पूरा जोर लगा देने वाले बीजेपी के नेता अगले लक्ष्य को हासिल करने में जुट चुके हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी की तैयारी क्या है। पदाधिकारियों की बैठक, हर सीट के लिए रणनीति, 51% समर्थन का लक्ष्य, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी, महिला वोट पर फोकस। 2014 के बाद चुनाव दर चुनाव बीजेपी की कामयाबी के पीछे की वजह है तैयारी।
और ये तस्वीर उसी तैयारी की है। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। नागपुर में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई थी। इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल थे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले थे और तमाम विधायक थे। इसी बैठक में ये कहा गया कि 55 दिनों के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक उस बैठक में ये बताया गया कि 25 जनवरी तक महाराष्ट्र में 50 लाख नमो ऐप डाउनलोड करने का लक्ष्य दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने हर विधायक को कम से कम 5 मिनट नमो ऐप देखने के लिए कहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में समझकर लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के लिए कहा है। हालांकि वक्त से पहले चुनाव की बात को केंद्रीय मंत्री खारिज कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने कार्यकर्ताओं और विधायकों के लिए टारगेट सेट कर दिया है और उसी टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता गली गली घूम रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के जरिए वोटरों को साधने की ये तैयारी है। रियायती ब्याज दर पर लोन देने के लिए कुम्हारों, शिल्पकारों के घर घर जाकर फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसके जरिए लोहार, सुनार, कारपेंटर और मोची समेत 18 तरह के कारोबार करने वालों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। सिर्फ विश्वकर्मा योजना को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने का भी लक्ष्य दिया गया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख आयुष्मान कार्ड बनवाने का लक्ष्य, एक पंचायत में 300 और एक विधानसभा में 10,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। जाहिर है, मुफ्त में इलाज की गारंटी देने वाले इस कार्ड को गरीबों तक पहुंचाने का मकसद मोदी सरकार की योजनाओं का विस्तार है। सरकार की योजनाओं के जरिए वोट की गोलबंदी है, क्योंकि ये पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। इन्हीं योजनाओं के आसरे अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में भी 51% वोट बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए कहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने इलाके से 51% वोट मोदी को दिलाएं। बीजेपी ने इसको लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई है। देश और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में होगी। इस बैठक में मोदी सरकार के हैट्रिक और जीत के लिए पीएम मोदी के लक्ष्य को लेकर चर्चा होगी। ये बैठक दिल्ली में होगी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में मोदी प्लान के फाइनल ड्राफ्ट की चर्चा होगी। यही वजह है कि इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों को बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली इस बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस बार कम से कम 35 करोड़ वोट हासिल करने का टारगेट रखा है। साल 2019 में बीजेपी को लगभग 22 करोड़ वोट मिले। 13 करोड़ ज्यादा वोट पाने का ये लक्ष्य यूं ही हवाबाजी नहीं है, बल्कि इसके लिए बीजेपी के ज्यादातर जिला कार्यालयों में 300 से ज्यादा कॉल सेंटर पहले से काम कर रहे हैं और जिले के कार्यकर्ता और विधायक जनसंपर्क बना रहे हैं। बीजेपी ने कमोबेश हर सीट के लिए एक खास रणनीति तैयार की है। बिहार में तो पीएम नरेंद्र मोदी के योद्धा चुनावी युद्ध में उतर भी चुके हैं। बिहार बीजेपी ने 45 स्पेशल लोगों की एक टीम बनाई है जो हर लोकसभा सीट के साथ हुकुम की इक्के की तरह काम कर रहे हैं। 10 बरस बाद फिर से अपने दम पर लोकसभा के चुनावी रण में उतरने वाली बिहार बीजेपी ने महागठबंधन को परास्त करने के लिए नई टीम के जरिए नई बिसात बिछा दी। बिहार बीजेपी ने इसी के लिए स्पेशल 45 की टीम बनाई है। बीजेपी के 45 संगठनात्मक जिलों में जिला प्रभारियों की नए सिरे से तैनाती की गई है। प्रभारियों की नियुक्ति में जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। अनुभवी और युवा का सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है।
सांसदों से मशविरा और मंथन के बाद बीजेपी ने जिन्हें मोदी के मिशन को पूरा करने का जिम्मा दिया था वो अपने काम पर लग चुके हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी में भी ऐसी ही तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के लिए कहा गया है। संसद में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण को अमली जामा पहनाने का फायदा बीजेपी लेना चाहती है। इसको लेकर पिछले हफ्ते बीजेपी की महिला मोर्चा की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बताया गया कि कैसे महिलाओं को लेकर पीएम मोदी की योजनाओं को घर घर पहुंचाना है। पेशेवर या शौकिया यात्राएं करने वाली महिलाओं के बीच भी पार्टी की पैठ बनाने के लिए कहा गया है। एनजीओ संचालित करने वाली और खेलकूद से जुड़ी महिलाओं के बीच भी जाने के लिए कहा गया। बीजेपी हेडक्वार्टर से मंत्र लेकर निकली महिला नेताओं ने इसका प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा जिन 3 अलग राज्यों में सरकार बनाई है, सरकार ने 3 नई टीमें शामिल की है। वहां के पूर्व नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हुई है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दिल्ली लाने का रोड मैप तैयार हो चुका है। जिन सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया गया, उनमें से कई नेता हैं जिन्हें केंद्र में लाने की तैयारी है। इनको केंद्र में ही लाने का एक मात्र अब ऑप्शन बचा हुआ है, विकल्प बचा हुआ है और वही उनकी जगह है। तो वसुंधरा राजे को कोई केंद्रीय मंत्री का वही पद इनको दिया जा सकता है, लेकिन उनके लिए संभावना थोड़ी कम हो जाती है। शिवराज को जरूर ये हो सकता है कि क्योंकि अब नड्डा जी का भी कार्यकाल खत्म होने पर है और वो जिस तरीके से पार्टी के सिपाही रहे हैं उसमें उनको कुछ पद दिया जा सकता है, ऊंचा पद दिया जा सकता है। कई सांसद हैं जिनकी छुट्टी होगी, खासकर वो सांसद जो विधायकी का चुनाव हार चुके हैं। उनकी जगह नए चेहरों को उतारा जा सकता है। इसके अलावा दूसरे सूबों में कई सांसदों की सीटों की अदला बदली की तैयारी हो चुकी है, तो कई सांसदों की विदाई की जाएगी और इसके लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अहम फैसला सुनाया और उसके मुताबिक ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में एएसआई का सर्वे होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से सदियों पुराना विवाद सुलझ सकता है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक तरफ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और दूसरी तरफ शाही ईदगाह मस्जिद। मथुरा में स्थित मंदिर और मस्जिद का सदियों पुराना विवाद कानूनी रास्ते से अंजाम तक पहुंचता दिख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश सुनाया। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। हिंदू पक्ष का दावा है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के हिस्से को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष लंबे समय से मस्जिद के सर्वे की मांग कर रहा था। ये तो सभी सनातनियों की विजय है, जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का भी ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में विवादित परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे की तारीख पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल 16 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य न बताकर खारिज करने की मांग कर रहा था, जबकि हिंदू पक्ष सर्वे के जरिए सच सामने लाने की मांग कर रहा था। दरअसल पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है। 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष ने ईदगाह मस्जिद हटाकर जमीन को हिंदू पक्ष को देने की मांग की है। 1968 में इस जमीन को लेकर हुए समझौते को रद्द करने की मांग भी की गई है। माना जाता है मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़वाया और वहीं पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया। मैं मानता हूं कि सत्य और न्याय के पक्ष का ये फैसला है। मैं अपेक्षा करूंगा कि दोनों पक्ष इसमें सहयोग करेंगे और मैं यह भी विश्वास करता हूं
कि इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है और इस स्थान का मूल चरित्र अभी भी मंदिर का ही है। और मुझे लगता है अल्पसंख्यक समाज भी इसमें सहयोग देगा।